नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत का अपोहा तंत्र, ड्रेन सिस्टम ऑफ इंडिया। अपोहा तंत्र किसी भी देश की कृषि और उसकी उत्पादकता, जनसंख्या की सघनता, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की वनस्पति आदि को प्रभावित करता है। क्योंकि भारत देश में हिमालय पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय भारत दो भाग ऐसे हैं जहाँ से नदियाँ उद्गमित होती हैं और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। लेकिन प्रबंधन के कारण इन नदियों का अधिकांशतः पानी या तो वाष्पीकरण के द्वारा या बह के समुद्र में मिल जाता है, जिसके कारण इस पानी का उपयोग हम पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाते हैं। हम अपोहा तंत्र की जब बात करते हैं तो एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को हम अपोहा बोलते हैं और उससे संबंधित क्षेत्र को नदी से के आसपास का क्षेत्र जहां पानी का विस्तार या पानी का बहाव क्षेत्र के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है, तो उसको हम अपोहा क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो एक निश्चित प्रवाह में जो जल प्रभावित होता है उसको हम अपोहा का नाम देते हैं। भारत में कुल विश्व का लगभग 4% जल उपलब्ध है, यानी 1869 अरब घन मीटर जल की उपलब्धता भारत में मिलती है। लेकिन इसका केवल 60% हिस्सा कुछ हिस्सों में, लेकिन कुछ हिस्सों में 30% हिस्सा तक हम काम में ले पाते हैं। बाकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में वो पानी गिर जाता है। हम सतही जल की बात करते हैं, केवल 32% सतही जल का हम उपयोग कर पाते हैं। औसत रूप से कुल जल का 32% भाग ही उपयोग में ले पाते हैं। यह अपोहा प्रतिरूप, भारत में जो अपोहा प्रतिरूप पाया जाता है वो मुख्य रूप से अपोहा प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अपोहा क्षेत्र में जो चट्टानें आती हैं उनकी संरचना, उनका स्वभाव कैसा है, स्थलांतरित चट्टानों का स्वभाव व संगठन, नदी का ढाल, प्रवाह की अवधि, चट्टान का स्वभाव, संगठन, ढाल, प्रवाह की अवधि और जल की मात्रा। ये 4 कारक ऐसे हैं जो अपोहा प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। चट्टानों का स्वभाव और संगठन, किस प्रकार से चट्टान वहां पाई जाती है, किस रूप में, क्षैतिज रूप में या
ऊर्ध्वाधर रूप में। उनका संगठन कैसा है? मुलायम चट्टान से निर्मित वो क्षेत्र है या कठोर चट्टान से निर्मित क्षेत्र है। ढाल किस प्रकार का है? अगर तिरु ढाल होगा उसमें नदी के द्वारा कटाव ज्यादा होता है, प्रतिरूप उसका अलग देखने को मिलता है। प्रवाह की अवधि यानी नदी में जल कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है, जल की मात्रा, नदी में उपस्थित जल कितना है। अगर जल की मात्रा कम होगी तो वहां अपर्दन अपक्षय की क्रिया कम होगी, फलस्वरूप उसका प्रतिरूप भी अलग देखने को मिलेगा। तो ये चार कारक किसी भी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। हम हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनकी जब बात करते हैं, उनकी जब तुलना करते हैं तो आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं जिनमें सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, पूरे साल भर प्रभावित होती हैं जल प्रचुर मात्रा में, लेकिन ढाल अधिक होने के कारण इस मैदानी भाग पर मिट्टी का जमाव करती है। तीव्र ढाल से ये नदियां प्रभावित होती हैं, फलस्वरूप नदी के रास्ते पर आपको बड़े झरने देखने को मिलते हैं, गॉर्ज, कैनियन का निर्माण होता है, विद्युत का उत्पादन यहां होता है, नवीन नदियां होती हैं, मैदानी भाग पर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर नौ परिवहन की सुविधा भी इस क्षेत्र में हिमालय की नदियों में देखने को मिलती है, जैसे इलाहाबाद, कलकत्ता के आसपास, हुगली नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जल परिवहन की सुविधा भी देखने को मिलती है। ऐसे हम दक्षिणी पठार की बात करते हैं, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी नदी को छोड़कर अधिकांश नदियां वर्षा आधारित नदियां हैं, लेकिन ये जो चार नदियां हैं इनमें भी शीतकाल में जल की मात्रा कम हो जाती है। प्राचीन नदियां होती हैं, फलस्वरूप अपने अंतिम अवस्था को ये प्राप्त कर चुकी होती हैं, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से प्रभावित होती हैं, और कुछ नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, और कुछ नदियां जिसमें नर्मदा और ताप्ती हैं वो एस्चुरी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार ये नवीन नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियां वो प्राचीन नदियां जो कि अपना अंतिम स्टेज में ये पहुंच चुकी हैं। तो हम यहां हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करते हैं। मुख्य रूप से तीन नदी तंत्र को हम विभाजित करते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। ये सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर के पश्चिम से निकलती हुई जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिरती है, और उसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये इनकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ये बुंजी नामक स्थान पर, सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर महत्वपूर्ण घाटी का निर्माण करती हैं, जो कि लगभग 5181 मीटर
5181 मीटर गहरी घाटी है। इसके बाद में ये चिलास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व में ये अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2858 किलोमीटर मानी गई है। यानी सिंधु के साथ साथ अब हम झेलम की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर से निकलने वाली या कश्मीर घाटी से निकलने वाली ये नदी मुख्य रूप से वुलर झील होती हुई यह नदी दक्षिण पश्चिम में बहती है और इस नदी की मंगला नदी सहायक नदी है और पाकिस्तान में झांग नामक स्थान पर यह नदी सिंधु नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिलती है। दूसरे हम चिनाब नदी की बात करते हैं जो लगभग 180 किलोमीटर लंबी है नदी, जिसका उद्गम स्थान बारालाचा दर्रा के पास से यह उद्गमित होती है और चंद्रा और भादा इसकी सहायक नदियां हैं। तीसरी नदी की बात करते हैं रावी, जो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर की मानी गई है। चौथी व्यास, यह भी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है जो कि सतलज नदी में आकर हरिके बैराज के पास ये मिल जाती है। यहां सतलज नदी की बात करते हैं। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र की मुख्य नदी जो कैलाश मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है और यह नदी हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। यह उत्तर भारत की या भारत की पंजाब और हरियाणा की मुख्य नदी है। इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पौंग परियोजना ये स्थापित की गई हैं और इस नदी की लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर की मानी गई है। तो इस तरह से ये सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां एक विस्तृत मैदान का पश्चिमी भाग में निर्माण करती हैं, जो कि इस क्षेत्र की कृषि उत्पादकता और सघनता को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि इन नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण इस क्षेत्र में संपन्न होता है। साथ साथ सिंचाई की सुविधा यहाँ पूरे साल भर उपलब्ध होती है। थैंक यू।